हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने हिमालय के बारे में चर्चा की थी। भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे। हिमालय हमने उसका पहला टॉपिक पढ़ा था और हिमालय की हमने चर्चा की थी। हिमालय का जो भौगोलिक वितरण है वो हमने पढ़ लिया था और अब हम बात करेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक वितरण है उसकी। थोड़ा सा उससे संबंधित जो मैटर है वो छूट गया था, तो उसको और देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा हिमालय भौतिक प्रदेश पूरा हो जाएगा और हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे, सॉरी अपने अगले भौतिक प्रदेश पे चलेंगे, मैदानी प्रदेश पे। तो बात करते हैं हिमालय से संबंधित। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, मुख्य रूप से हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया दोस्तों, उसको हम मैप से समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हिमालय हमारा चापाकार स्थिति में है। जो हिमालय है चापाकार स्थिति में सिंधु गोर्ज से और कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली दोस्तों। जब हमने इसका भौगोलिक वितरण देखा था या भौगोलिक इसका वर्गीकरण किया था, तो हमने किया था उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों के रूप में। अब हम इसका जब प्रादेशिक वितरण करेंगे तो इसको हम उत्तर से दक्षिण की ओर ना इसका विभाजन करके हम इसका जो विभाजन है या वर्गीकरण है वो करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसका जो विभाजन है वो कर रखा है नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। जैसे मैं बात करूँ तो पहली नदी यहाँ पड़ती है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। सतलज जो नदी क्षेत्र है, सिंधु से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया है दोस्तों पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया गया है? पंजाब, कश्मीर व पंजाब हिमालय। पंजाब व कश्मीर हिमालय दोस्तों। सिंधु से सतलज के बीच का जो मैदानी भाग है, या मैं कहूँ जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय या पंजाब या और कश्मीर हिमालय, या फिर इसको आप लिख सकते हो कश्मीर पंजाब हिमालय। बात एक ही है दोस्तों, कश्मीर व पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश दोस्तों। अगर मैं इस प्रदेश की बात करूँ तो इस प्रदेश का जो विस्तार है लगभग 560 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है? 560। इसके बाद अगली नदी पड़ती है सिंधु सतलज और इसके बाद पड़ती है काली नदी। कौन सी नदी पड़ती है? काली। और काली नदी से, सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इस हिमालय के भाग को अगला नाम दिया गया है कुमायूं हिमालय। क्या नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय दोस्तों। जो कुमायूं हिमालय है, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो ये फैला हुआ है लगभग 320 किलोमीटर में। कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है? 320 किलोमीटर क्षेत्र पे। काली के बाद अगर मैं बात करूं तो एक नदी यहाँ पड़ती है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता नदी। और काली से तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है दोस्तों, काली से तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नाम दे रखा है नेपाल हिमालय। क्या नाम दिया दोस्तों? नेपाल हिमालय। और अगर मैं नेपाल हिमालय की बात करूं तो इसका जो विस्तार है सर्वाधिक है लगभग 800 किलोमीटर के आसपास। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? लगभग 800 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके बाद में अंतिम और चौथे प्रकार की बात करूं, 1, 2, 3 और 4 वर्गों में बांट रखा। प्रादेशिक वर्गीकरण कितने में? 4 में। तो चौथे की अगर बात करूं तो तिस्ता नदी से लेकर दोस्तों,
तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके बीच का जो हिमालय क्षेत्र है इसे जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? असम हिमालय के नाम से। असम हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो लगभग 750 किलोमीटर क्षेत्र पर इसका क्या है, विस्तार हो रखा है। दोस्तों ये है जो हिमालय है उसका प्रादेशिक वितरण। नदियों के आधार पर इसके टुकड़े किए गए हैं। सिंधु से सतलज के बीच का जो हिमालय उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, लगभग 330 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला अगर मैं बात करूं काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं और ये लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंतिम ब्रह्मपुत्र जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच उसे हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से। दोस्तों इन चार जो हिमालय के प्रदेश हैं प्रादेशिक, इनकी एक एक अगर चोटी की बात करें तो जो कश्मीर हिमालय है यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8126 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8126। अगर मैं बात करूं किसकी, कुमायूं हिमालय की, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 7817 मीटर ऊंची। कितनी है? 7817 मीटर। दोस्तों साथ ही अगर बात करें किसकी, नेपाल हिमालय की, दोस्तों इसमें दो चीजें जो मैं आपको क्लियर कर दूं। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें नेपाल हिमालय की तो पूरे विश्व में या मैं कहूँ संपूर्ण हिमालय में तो नेपाल के अंदर भी इसका भाग आता है, तब तो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट, जो कि कितनी है? 8852 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत की जो सर्वोच्च चोटी है नेपाल हिमालय के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम का इसका क्षेत्र आ जाता है, तो अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8598 मीटर। साथ ही अगर अंतिम बात करें हम असम हिमालय की तो असम हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरुआ। क्या है? नामचा बरुआ। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 7756 मीटर ऊंचाई। ये थी दोस्तों हमारी हिमालय के प्रादेशिक वितरण से संबंधित बात। एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया। हिमालय का जब प्रादेशिक वर्गीकरण किया जाता है तो इसे 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? तो कश्मीर और पंजाब हिमालय। दूसरे की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय। तीसरे की बात करें नेपाल हिमालय। और चौथा कौन सा है? असम हिमालय। साथ ही मैंने बात की कि इसको नदियों के आधार पर बांटा हुआ। नदी के आधार पर इसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। नदी के आधार पर कैसे? तो सिंधु से सतलज के बीच का कश्मीर हिमालय कहलाता है। सतलज से काली के बीच का कुमायूं हिमालय कहलाता है। काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चित्र अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे बना लें ताकि आपको समझने में भविष्य में आसानी, फिर हम इसके नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक एक दोस्तों नोट्स तैयार कर लीजिए। साथ के साथ हमने 4 वर्गों में बांटा। पहला हमने जो वर्ग लिया उसका नाम दिया हमने, या पहला जो हिमालय का प्रादेशिक वितरण है उसमें पहला है कश्मीर, कश्मीर व पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय। दोस्तों इससे संबंधित बातें करूं
तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो विस्तार की बात करें, विस्तार सिंधु से सिंधु व सतलज सतलज नदियों के बीच, नदियों के बीच अगर मैं विस्तार में बात करूं तो कितने किलोमीटर है, तो लगभग 560 किलोमीटर इसका क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी यहाँ की कौन सी है, नंगा पर्वत। कौन सी है, नंगा पर्वत। और इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बताई दोस्तों, कितनी है, 8126 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी किससे संबंधित बात, तो कश्मीर हिमालय पहला प्रदेश। दूसरे की अगर बात करूँ, दूसरे बहुत प्रादेशिक प्रदेश की, तो दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कुमायूं जो हिमालय है इसका विस्तार है सतलज से, सतलज व सतलज व काली नदी के बीच, काली नदियों के बीच। साथ ही अगर मैं विस्तार में इसकी बात करूं लंबाई की, तो कुल लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, यहाँ की सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंदा देवी, नंदा देवी। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ये है 7817 मीटर। साथ ही कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं, यूके के अंदर। उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है उसमें यमुनोत्री हो गया, यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री। दोस्तों हमने ये जो ग्लेशियर है इनकी बात जब भौगोलिक वितरण पढ़ा था तब भी की थी और यहाँ पे भी की है, तो फिर एक बार वापस से इनको रिपीट कर दिया गया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रादेशिक आधार पर यमुनोत्री ग्लेशियर कौन से क्षेत्र में पड़ता है या गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको वापस से लिखवा दी। यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, मिलाप है, मिलाप, मिलाप के साथ अगर मैं बात करूं तो पिंडार है। ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है आदि। ये हुई हमारी किससे संबंधित बात, कुमायूं हिमालय से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं तीसरे भाग की इसके की। तीसरा भाग हमने पढ़ा नेपाल हिमालय। कौन सा पढ़ा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में हमने बात की थी कि अगर इसके विस्तार की बात करें, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से, सॉरी, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदियों के बीच। ठीक है, विस्तार में ही अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी दोस्तों लंबाई की, तो इसकी जो औसत लंबाई है वो सर्वाधिक है दोस्तों 800 किलोमीटर के आसपास है, सबसे बड़ा भाग यही है। साथ ही सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, सर्वोच्च चोटी दोस्तों यहाँ मैं भारत की लिखवाऊंगा, इसलिए आपको इसमें लिखना है कौन सी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें
तो कितनी है? 8598 मीटर। चौथे और अंतिम पार्ट की अगर बात करें हम दोस्तों, साथ ही दोस्तों इसमें भी एक ग्लेशियर लिख लेना। सिक्किम में एक फेमस ग्लेशियर है चेमू ग्लेशियर। चेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है दोस्तों। चौथे प्रकार की बात करते हैं अंतिम की, और हमने उसको पढ़ा असम हिमालय के नाम से। असम हिमालय। तो बात करूँ अगर असम हिमालय की, तो सबसे पहले अगर इसका विस्तार देखा जाए, विस्तार, तो विस्तार कितना है इसका? तो तिस्ता नदी, तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। साथ ही विस्तार में अगर इसकी लंबाई की बात करूं मैं, तो लंबाई कितनी है? लगभग 750 किलोमीटर। और सर्वोच्च चोटी की अगर बात की जाए, सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है नामचा बरुआ। क्या है? नामचा बरुआ। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 7756 मीटर। ये थी दोस्तों हमारी हिमालय से संबंधित बात। इसके साथ ही हमारा पहला भौतिक प्रदेश जो कि उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश था वो समाप्त होता है। दोस्तों ये सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी में सुंदर और अच्छे तरीके से बनाने का क्या काम दें, आपको अध्ययन करने में थोड़ा इजी रहेगा। आगे अगले जो भौतिक प्रदेश है उसकी बात करेंगे, और अगला जो भौतिक प्रदेश है वो है हमारा उत्तरी उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अगला जो भौतिक प्रदेश है उसकी बात करेंगे दोस्तों। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो प्रदेश है कौन सा? तो उत्तरी मैदानी प्रदेश। दोस्तों सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की, कहाँ से आया, कैसे बना, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बात करूं, नवजीवी महाकल्प की बात है। नवजीवी महाकल्प के समय जब दो प्लेटें प्राचीन काल में भूहलचलों के कारण ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से अगर मैं बात करूं तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों के टकराने से जो 33 महासागर था उसी का अवशेष हिमालय मलबे के रूप में जो बलित हुआ वो तो हिमालय बन गया, और जो नीचा हिस्सा रह गया वहां पे हिमालय से जो नदियां आई उन्होंने अपने साथ में जो अवसाद है, शैवाल है, मिट्टी है, उसको ला कर, गाद है, उन दरारों में भरा, और जो नीचा क्षेत्र था वहां पे धीरे 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 निक्षेपण के कारण कौन से मैदान का निर्माण हो गया? उत्तरी मैदान का। तो अगर मैं बात करूं तो एक तो आपने पढ़ी होगी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साथ ही यूरेशियन प्लेट का कुछ हिस्सा, और इधर से तो यूरेशियन प्लेट गति करती है, और मैं बात करूं इधर नीचे की साइड से, तो नीचे की साइड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गति करती है। इसको इंडियन प्लेट भी कह देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन प्लेट। ये ऊपर की ओर गति करती है। दोनों की गति करने के कारण इस क्षेत्र में प्राचीन काल में एक सागर था जिसका नाम था तेतीस सागर। क्या नाम था? तेतीस सागर। और इस तेतीस सागर के इसी तेतीस सागर के बाद में दोनों प्लेटों के टकराने के कारण ये तेतीस सागर का कुछ जो मलबा था
मलवा नवजीवी कल्प के समय, मलवा तो बन गया क्या, हिमालय पर्वत कह सकते हो। और जो इस पर्वत के जो दक्षिण का क्षेत्र है, जहाँ पे नीचा हिस्सा रह गया था, मैं कहूँ कि गॉर्ज रूप में या नीचे हिस्से में धसा हुआ जो क्षेत्र रह गया था, वो बन गया किसके रूप में, उत्तरी मैदानी रूप, उत्तरी मैदान के रूप। बना कैसे, जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है, रावी, चेनाब, व्यास, ये सारी नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। कुछ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। और ये अपने साथ क्या लेके आती है, वहां से अवसाद है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर, जितना भी अवसाद है सबको लाके कौन से क्षेत्र में जमा कर दिया, नीचे वाले में निक्षेपण कर दिया। और उसी से किसका उत्पत्ति हो गई, उत्तरी मैदान की। कब होती है, तो ये चीज मैंने आपको बताई कब, नवजीवी नवजीवी महाकल्प के नवजीवी महाकल्प का के अगर मैं बात करूं तो क्वाटरनरी क्वाटरनरी कह दो या चतुर्थक कल्प कह दो, चतुर्थक कल्प के प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में किसका निर्माण हो चुका था, हमारे उत्तरी मैदानी प्रदेश का। दोस्तों ये चित्र आप अपनी कॉपी में बना लें, सेकंड पार्ट डाल के उत्तरी मैदानी प्रदेश, और आपको ये चित्र बना लेना ताकि समझ में आ जाए। फिर आगे बात करते हैं इसमें। दोस्तों इस चित्र के साथ ही कुछ एक लाइन आप इसमें ऐड कर लो। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति उत्पत्ति कब हुई, तो आपको यहीं लिख लेना है, नव जीवी महाकल्प के नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प में प्लीस्टोसीन युग में क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हो गई थी। साथ ही दोस्तों एक और चीज बता दो आपको इससे संबंधित, तो जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसका विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर में। विस्तार की अगर बात करूं, विस्तार तो कितना है दोस्तों, 3200 किलोमीटर। इस लाइन को अभी ऐड मत करना दोस्तों, 3200 किलोमीटर में है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका जो क्षेत्र है 3200 किलोमीटर, ये आता है पाकिस्तान, पाक, भारत व बांग्लादेश। ये जो टोटल 3200 किलोमीटर एरिया है, ये तो कितने देशों के साथ, 3 देशों में, पाक में है, भारत में और बांग्लादेश में। केवल हम भारत का पढ़ रहे हैं इसलिए हम भारत की बात करें तो भारत में इसमें से आता है लगभग 2400 किलोमीटर का क्षेत्र। कितना आ जाता है दोस्तों, 2400 किलोमीटर लंबाई में इसका क्या देखने को मिलता है, भारत में विस्तार। तो भारत, अकेले भारत में कितना है इसका विस्तार, 2400 किलोमीटर। तो चाहो तो दोनों लाइन ऐड कर लो, चाहो तो एक लाइन अपने यहाँ। भारत में इसका विस्तार की बात करें तो लगभग कितना है, 2400 किलोमीटर है। और कोष्टक में लिख देना ये कैसे है, तो इसमें लिख सकते हो आप, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर भारत के जो मैदानी प्रदेश है उसके विस्तार की बात करें तो कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही उत्पत्ति कब हुई, नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प की प्लेस्टोसीन युग में। ठीक है दोस्तों, विस्तार से संबंधित बात ये हुई। आगे बढ़ते हैं, इसमें औसत ऊंचाई की बात कर रहे थे दोस्तों। उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो
औसत ऊंचाई है इसकी लगभग 200 मीटर। कितनी है दोस्तों? 200 मीटर। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ का सर्वोच्च जो ऊंचा स्थान है, सर्वोच्च सर्वोच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो ये पड़ता है लगभग हरियाणा है। हरियाणा हरियाणा के अंबाला व सारण सहारनपुर के बीच, सहारनपुर का है एमपी, सहारनपुर के बीच। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की बात करूं दोस्तों, तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 291 मीटर। दोस्तों इसको समझने के लिए एक और बात बता दो आपको, ये जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है अम्बाला वाला, ये करता है भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसकी जो नदियां हैं हिमालय से आने वाली, उनको विभाजक का काम भी करता है। कैसे करता है? अगर मैं भारत का छोटा सा मैप बना के अगर बात करूँ, ये राजस्थान का हिस्सा, गुजरात, और ये ऐसे बात किया इधर से ये हिमालय, तो अगर बात करें ये हमारा हो गया यहाँ पे पूरा उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसी में HR पड़ता है हरियाणा, और इधर पड़ता है MP का कौन सा क्षेत्र? सहारनपुर। इन दोनों के बीच जो ये उठा हुआ भाग है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, इस उठे हुए भाग के कारण कुछ नदियां चली जाती है, जैसे सिंधु है, सतलज है, रावी, चेनाब, ब्यास। कुछ तो चली जाती है किधर की ओर? किधर की ओर चली जाती है? तो उत्तर पश्चिम की ओर। मैं कहूँ तो सीधे सीधे अरब सागर की ओर। किधर की ओर? अरब सागर में। जल विभाजक का काम कर रहा है। इसके इधर की नदियां पूरी अरब सागर में, और कुछ नदियां इधर से प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे आपकी कौन कौन सी नदियों की अगर मैं बात करूं, तो प्रायद्वीपीय भारत में आपकी चंबल है, बनास है, और फिर बनास यमुना में मिलती है। यमुना के बाद में इधर से गंगा आ जाती है, गंगा नदी है, काली है, घग्गर है, इसकी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, ये सब की सब कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और ये किसके कारण हो रहा है दोस्तों? इस जल विभाजक के कारण। इसके कुछ नदियां इसके इधर बह जाती है, और कुछ नदियां इसके इधर बह जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये केवल समझाने के लिए था। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो भौगोलिक वितरण है। उत्तरी मैदानी प्रदेश का भौगोलिक वितरण, उत्तरी मैदानी प्रदेश का भौगोलिक वर्गीकरण कह दो या वितरण कह दो। वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से भौगोलिक वर्गीकरण में उत्तरी मैदानी प्रदेश है, इसको 3 रूपों में बांट रखा है। मुख्य रूप से 3 में। कौन कौन से? तो मैं एक बार समझा देता हूँ, मेरे साथ साथ ड्राइंग बना लेना है इसके। जैसे मैं बात करूँ अगर हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, इसकी बात करें दोस्तों, हिमालय की श्रेणियों की अगर मैं बात करूँ, ये शिवालिक हिमालय है। सबसे दक्षिणतम जो श्रेणियों कौन सी है? शिवालिक हिमालय में हमने ये पढ़ा है, शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी से जितनी भी नदियां आती है, वो अपने साथ क्या लाती है? मोटे मोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर। तो जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं, वो सारे यहाँ जमा हो जाते हैं। भाई ज्यादा भारी होने के कारण क्या नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाते, और फिर धीरे धीरे क्षरण की क्रिया के द्वारा अपर्दन हो के टूट टूट के टुकड़े होके मिट्टी के रूप में बन के बजरी, कंकड़, छोटे कंकड़ों के रूप में ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में इससे थोड़े छोटे पत्थर इसके नीचे आ जाएंगे, कंकड़ नुमा। ऐसे करके इनकी आकृति पर्वत से अगर मैं कहूँ कि डेल्टाई भाग की ओर जाए, तो ये क्या है? घटती जाती है। समुद्र की ओर जाए तो इनकी आकृति घटती जाएगी। ये जो मैंने प्रदेश बनाया, इस प्रदेश को ना नंबर दिया जाता है 1। मैंने कहा कि अगर भौगोलिक वर्गीकरण करें तो टोटल कितने हैं? मुख्य रूप से 3, और 3 में पहला जो नाम दिया जाए 1, उसको इस क्षेत्र का, तो उसको मैं क्या कहूँगा? थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह कम है, सुविधा के लिए खेद है। तो ये जो पहला प्रदेश हमने बनाया, पहली जो आकृति बनाई एक प्रकार की, इसको कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर, भावर प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब जैसे ही भावर प्रदेश खत्म होता है, यहाँ पर पहली बात तो भावर प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं। जितनी भी शिवालिक से नदियां बहकर आती है पर्वत से, वो सारी की सारी यहाँ पे लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। इनका पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है और छोटी मोटी नाली के रूप में हमें पानी दिखाई देता, कहीं दिखता है तो, बाकी पानी दिखाई नहीं देता। और पत्थरों के नीचे से क्या होता है, पानी का प्रवाह होता है कंटिन्यू। इसलिए इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, भावर। और ये लगभग शिवालिक की जस्ट तलहटी में मिलता है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इन पत्थरों की आकृति छोटी होती है और खत्म हो जाती है, लगभग छोटी, मैं कहूँ तो पत्थर समाप्त होकर जब अगला प्रदेश आता है, तो जो क्षेत्र आता है अगला, उसमें बारीक बारीक गाद होता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो नदियां हैं, अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में नदियां क्या है, ऊपर आती है। नदियां ऊपर आती है किससे, पत्थरों के नीचे बह रही थी, अब जमीन के ऊपर वापस निकले। तो जब ये ऊपर आती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदियां ऊपर आती है, तो इस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है दूसरा, वी में इसका लिख देता हूँ, तराई प्रदेश। क्या नाम दे दिया जाता है, तराई प्रदेश। तराई क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पहली बात तो इसकी विशेषता ये दलदली होता है, वनस्पतियां होती है संगन, बहुत सारे कीट वगैरह यहाँ पनप जाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो जो ये तराई प्रदेश है, यहाँ पे लवणता की मात्रा भी होती है। ठीक है दोस्तों, नदियां निकलती रहती है तो दलदली क्षेत्र होता है, चिकनाहट रहता है, उमस बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करूं, जब ये नदियां और आगे बढ़ती है, नदी का जब पानी और आगे बढ़ता है किसी क्षेत्र में, तो जो अगला प्रदेश है जहाँ पे बजरी है, कंकड़ पत्थर है, रेत है, कंकड़ पत्थर तो नहीं कहेंगे लेकिन बजरी और रेत जो है, उसको ये नदियां अपनी साइड में यहाँ किनारा बना देती है। ऐसे ही मैं अगर इधर भी बनाऊं, तो जो मिट्टी है उसको साइड में जमाती जाती है और बीच में से क्या है, नदियां बहती रहती है। जो ये साइड वाला किनारा है, या मैं कहूँ ये जो पूरा क्षेत्र है, इस प्रदेश को हम जानते हैं आगे अंतिम में जाके डेल्टाई प्रदेश के नाम से। किसके नाम से, डेल्टाई। जैसे जैसे समुद्र के पास जाते हैं, डेल्टाई प्रदेश। और इसे हमने तीसरा नाम दे दिया डेल्टा प्रदेश। दोस्तों, इसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। जैसे मैं कहूँ डेल्टाई प्रदेश के अंदर भी नवीन मृदा होती है, तराई प्रदेश की अलग विशेषता है और भावर की अलग प्रदेश विशेषता है। एक मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना। इसको डेल्टा प्रदेश ना कह के क्या कहेंगे, इसको सी पार्ट जो हमने लिया है ये पूरा प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश। क्या कहेंगे इसको, जलोढ़, मिट्टी होती है उपजाऊ, जलोढ़ प्रदेश, तो उसी के नाम पे रखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन, तीन प्रदेश। ये चित्र बना के और इनको ऐसे कैसे दर्शा दे, ये यहाँ पे एक ये कर दिया और एक ये, तीन प्रदेश है। फिर आगे बात करेंगे इससे संबंधित। दोस्तों आगे बात करें अगर कंटिन्यू, तो साथ में नोट्स भी बना लेना और नोट्स भी लिखवाई देता हूँ। पहला हमने जो प्रकार पढ़ा एक भौगोलिक वर्गीकरण में, हमने पढ़ा वो कौन सा, भावर प्रदेश। कौन सा पढ़ा, भावर प्रदेश। इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले तो कहें तो ये कौन सा है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, स्थित है। अगली बात करूं भावर प्रदेश की, तो यहाँ पर नदियां पत्थरों के नीचे से बहती हैं, पत्थरों व कंकड़ों नीचे से बहती है। ठीक है, अगर एक और मैं बात करूं इससे संबंधित,
तो यहाँ पर पर्वतों का सबसे भारी मलबा होता है ना। आगे कंटिन्यू बात करेंगे दोस्तों। और जो दूसरा इसका भौगोलिक प्रदेश है वो हमने देखा कौन सा है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश से संबंधित अगर कुछ विशेषताओं की बात करूं मैं, तो सबसे पहले तो एक ऐसा क्षेत्र होता है दलदली, दलदली क्षेत्र होता है। दूसरी अगर बात करें, नदियां 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 धरातल पर उत्पन्न होती है या निकल कर आती है, लिख लो दोस्तों, उत्पन्न से थोड़ा निकल आती है। साथ ही अगर अगली बात करूं, संघन वनस्पतियों का क्षेत्र होता है। विभिन्न प्रकार के जीव पैदा होते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों भावर प्रदेश में एक लाइन ऐड कर लेना। भावर जो प्रदेश है, भावर, उसका जो औसत जो लंबाई है वो है 8 से 10 किलोमीटर। अगर तराई प्रदेश की औसत लंबाई की बात करूं, औसत लंबाई नहीं दोस्तों, चौड़ाई औसत चौड़ाई की अगर बात करूं तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है लगभग 20 से 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लाइन आपको इसमें ऐड कर लेंगे। आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की। और जो तीसरा प्रकार है, तीसरा जो हमने प्रकार देखा वो देखा कौन सा, जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश दोस्तों आपको बता दूं, जलोढ़ प्रदेश के फिर से 3 उपक्षेत्र हैं। क्षेत्र कह दो या भाग कह दो, 3 क्या है, उपक्षेत्र। कौन कौन से हैं? तो पहला अगर मैं आपको लिखूं तो पहला जो जलोढ़ क्षेत्र है उसमें पड़ता है बांगर प्रदेश। कौन सा पड़ता है? बांगर प्रदेश। ऊपर हमने पढ़ा वो भावर था, ये क्या है, बांगर। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो बांगर प्रदेश जहां पर, पहली बात तो बांगर प्रदेश में सबसे पुरानी मृदा का क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। साथ ही अगर मैं दूसरी बात करूं बांगर प्रदेश से संबंधित, तो यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई नहर आदि के कारण, सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणता
वह नमक, लवणता व नमक की मात्रा बढ़ जाती है या परत बन जाती है, बढ़ जाती है, जिसे कल्हर कहते हैं, जिसे कल्हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और अगर मैं बात करूं इसी से संबंधित, इस लवणता के बढ़ते, लवणता जो मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, इसको रोकने के लिए अगर उपचार की बात करें, उपचार, तो उपचार के लिए आप क्या डाल सकते हो इसमें, जिप्सम। क्या डाल सकते हो दोस्तों, जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। ये अतिरिक्त जानकारी, ये है दोस्तों हमारी किससे संबंधित बात, बांगर प्रदेश। अब इसका अगला सेकंड पॉइंट उठाएंगे दोस्तों, और सेकंड पॉइंट की अगर बात करूंगी, दूसरा जो इसका भौतिक प्रदेश है या मैं कहूँ भौगोलिक उपक्षेत्र है, तो दूसरा जो भौगोलिक उपक्षेत्र है वो कहलाता है बांगर, और उसके बाद में खादर, खादर प्रदेश। एक बांगर है, एक खादर है, एक भावर है। बांगर हमने पढ़ा कि जो कंकड़ युक्त पर्वत क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियां लुप्त हो जाती है। बांगर हमने देखा कि पुरानी मृदा का क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ मृदा का। और जो खादर है ये कौन सा है, तो ये होता है नवीन, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। पहली बात तो क्षेत्र होता है, कृषि के लिए उपयुक्त होता है, उपयुक्त प्रदेश है, यानी कृषि की जो पैदावार है वो अच्छी होती है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो नवीन जलोढ़, यहाँ पे हर साल, हर वर्ष नदियों द्वारा, नदियों द्वारा नवीन मृदा का, नवीन मृदा का जमाव किया जाता है, जमाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम एक और इसका जो उपक्षेत्र है उसकी बात करें हम, तो अंतिम एक और क्षेत्र है उसको भी लिख लो दोस्तों, और वो कहलाता है, तीसरा हमारा जो प्रदेश है उपक्षेत्र वो कहलाता है डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। और डेल्टाई जो प्रदेश है इसकी कोई ज़्यादा विशेष खासियत नहीं है। पहली बात तो यहाँ ये भी कैसा क्षेत्र है, नवीन मृदा, नवीन मृदा का क्षेत्र है। प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग इसमें आता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक और चीज लिख लो, यहाँ पर या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, मैग्रोव, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जूट की खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है। ये थी दोस्तों हमारी उत्तरी मैदान के भौगोलिक वर्गीकरण से संबंधित बात। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तरी मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसकी। एक ही थी हमने भौगोलिक वर्गीकरण की बात, अब करेंगे दोस्तों उत्तरी मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण की अगर बात करूं दोस्तों, तो फिर से उत्तरी मैदानी प्रदेश को प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांट रखा है, तो वही तीन भाग इसके किए गए हैं। कितने, तीन। पहला जो प्रदेश है
पहला जो प्रदेश है दोस्तों, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। मैपिंग वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं साथ में समझाता भी जाऊँगा और आपको लिखवाता जाऊँगा, आप नोट्स बना लो, है ना। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला प्रदेश है उसको नाम दे रखा है पंजाब, पंजाब व हरियाणा, हरियाणा, पंजाब व हरियाणा का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। ये तो इसका पहला भाग हुआ। दूसरा जो भाग है दोस्तों, एक बार तीनों लिखें, पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश। दूसरा जो इसका भाग है, दूसरा भाग है गंगा का मैदानी प्रदेश या भाग। और तीसरा जो है, तीसरा इसका पार्ट वो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। इन तीन भागों में इसको क्या है, बांट रखा है। एक को उठाते हैं एक एक को और एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश। इसकी चर्चा करें दोस्तों। पंजाब हरियाणा का जो मैदानी प्रदेश है, इसके अगर विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से यह प्रदेश मुख्य रूप से यह प्रदेश पंजाब में, पंजाब हरियाणा, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में फैला है, में फैला है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं आगे मैं इसी से संबंधित, तो पंजाब हरियाणा का जो मैदानी प्रदेश है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी की अगर बात करें, नदी क्षेत्र की, तो जो प्रमुख नदी है उसमें सबसे पहले जो नदी आती है प्रमुख में, एक तो आती है सतलज, सतलज। इस नदी का जो क्षेत्र है, सतलज नदी का क्षेत्र आता है। अगर मैं बात करूं संपूर्ण, तो जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु, सिंधु तंत्र, सिंधु तंत्र का भाग आता है। आगे बात करें दोस्तों पंजाब हरियाणा मैदानी प्रदेश से संबंधित, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब भारत के अंदर तो अगर बात करूं, जो नदियों का क्षेत्र होता है, दो नदियों का, उनके बीच में अगर कोई क्षेत्र होता है और उस भूमि पे अच्छी कृषि की जाती है, उस क्षेत्र को कहते हैं दोआब। तो अगर मैं दोआब की बात करूं, भारत में तो दो ही है, लेकिन हम जो प्रमुख रूप से सिंधु नदी तंत्र में 4-5 दोआब मिलते हैं, उन सभी को लिख लेंगे, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं जो पाकिस्तान में चले गए हैं उन दोआबों को भी यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार हेडिंग स्टार लगा के डाल लें, दोआब, क्या डाल लें, दोआब। पहले तो इसका अर्थ लिख लें, दोआब क्या होता है, तो नदी, नदी क्षेत्र, नदी क्षेत्रों के बीच का उपजाऊ, उपजाऊ मैदानी भाग दोआब कहलाता है, दोआब कहलाता है। एक नंबर डाल के लिखेंगे इसमें दोस्तों, एक नंबर डाल के लिखेंगे दोस्तों, ऊपर लिखा है। एक नंबर डाल के लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो नाम पड़े हुए हैं नदियों के आधार पर ही है। तो पहला तो इसमें सिंधु नदी है, सिंधु व सिंध सागर दोआब किस किस के बीच है, तो सिंधु व झेलम के बीच,
झेलम, सिंधु व झेलम नदी के बीच। दूसरे की अगर बात करूं मैं, तो दूसरा दूसरा जो दोआब है उसका नाम है चाज दोआब। चाज लिख दो या चाज लिख लो, चाज दोआब। और ये जो चाज दोआब है, ये भी दो नदियों के बीच है। कौन कौन सी नदियां आती है, तो इन शब्दों के आधार पे आप नदियों का नाम पता कर सकते हो। जैसे चे का मतलब चेनाब, चेनाब नदी। वह कौन सी नदी, जय का मतलब झेलम, चेनाब व झेलम नदी के बीच का भाग। ठीक है दोस्तों। तीसरे अगर मैं दोआब की बात करूं, तो तीसरा जो दोआब है वो पड़ता है रेचना दोआब। रेचना हो गया, रचना कह सकते हो, रेचना दोआब। रेचना जो दोआब है वो पड़ता है रावी, रावी व रावी व चेनाब के बीच, चेनाब नदी के बीच का भाग। ठीक है दोस्तों। आगे अगर बात करें इसी में, तो जो चौथा इसका दोआब है वो है बारी दोआब। कौन सा है दोस्तों, बारी दोआब। और बारी दोआब जो है, नाम से ही मैंने कहा, नाम से आप नदी का पता लगा सकते हो। बा का मतलब व्यास कह सकते हो, व्यास व, और रा का मतलब रावी के बीच, रावी नदी के बीच का भाग। और अंतिम अगर बात करें तो वो है दोस्तों विस्त दोआब। कौन सा दोआब है, विस्त दोआब। और जो विस्त दोआब है ये कौन कौन सी नदियों के बीच पड़ता है, तो बी का मतलब व्यास, और इसमें आ रहा है से, और से का मतलब क्या है, सतलज, सतलज नदी के बीच का भाग। दोस्तों एक कंफ्यूजन दूर कर दो आपका, जो सिंध सागर दोआब है या चास दोआब है, ये दोनों पड़ते हैं कहाँ, पाकिस्तान में। साथ ही जो आपका रेचना दोआब है ये भी कहाँ पे पड़ता है, पाक में। तो ये तीन जो दोआब है ये तीनों के तीनों तो कहाँ है, पाक में। और आपका जो बारी और विस्त दोआब है ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, भारत के अंदर। तो मैंने ये चीज आपको पहले क्लियर कर दी थी कि हम पांचों पढ़ेंगे। पढ़ने के हिसाब से कभी कभी क्या है कि वो उत्तर से दक्षिण इसका क्रम पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कौन सा भारत में है या नहीं है। इस कारण से मैंने आपको क्या है, पांचों के पांचों पढ़ा दी। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी में। इसी प्रादेशिक क्षेत्र में आगे बात करें तो एक और टर्म डाल लें दोस्तों, मालवा मैदान। मालवा का मैदान, मालवा का जो मैदान है या ये क्षेत्र है, एक होता है मालवा का पठार और एक है मालवा का मैदान। मालवा का पठार अरावली के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, जबकि मालवा का जो मैदान है ये पंजाब हरियाणा में एक क्षेत्र है उपजाऊ, सतलज नदी है उसका ऊपरी क्षेत्र। तो मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लें, सतलज नदी का, सतलज नदी का ऊपरी भाग, कोष्टक में लिख लो पंजाब व हरियाणा, हरियाणा का मैदानी भाग। मैदानी भाग क्या कहलाता है, मालवा का, मालवा का मैदान। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। बात कर रहे थे दोस्तों दूसरे, अगर इसके दूसरे भाग की बात करें, प्रादेशिक
क्षेत्रों में। तो दूसरा भाग है गंगा का मैदान, गंगा गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी 3 भागों में बांट रखा है। कितने में दोस्तों? 3 में। कौन कौन से हैं? तीनों को एक साथ लिख लें, टेबल बना लें। सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान या मैदानी भाग। और तीसरा है निचली गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदानी भाग। 3 भागों में बांट रखा है दोस्तों। यहीं पे इनकी मैं थोड़ी थोड़ी विशेषता बता दूं आपको। जो ऊपरी गंगा है इसके अंदर पश्चिमी पश्चिमी ऊपरी गंगा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी यूके उत्तराखंड, यूके से मतलब उत्तराखंड, वह बांगड़। इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इसमें जो है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी उत्तराखंड का क्षेत्र आता है, क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर मध्य गंगा की, तो मध्य गंगा में पूर्वी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार व उत्तरी एमपी मध्य प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। बात करें अगर निचली गंगा की, तो निचली गंगा के मैदानी भाग में पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों को 3 भागों में बांट रखा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एक क्षेत्र का नाम दे देगा और ये कौन से गंगा के मैदान का भाग आता है। अंतिम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट की, और तीसरा पार्ट है इसका ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, ये तो कहाँ है, तो ये असम के अंदर पड़ता है, असम में। और अगर बात करें असम में ये स्थित है कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। दोस्तों इस मैदान से संबंधित एक विश्व में सबसे अच्छी खासियत है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो उस चीज को यहीं लिख ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है और उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। और इस द्वीप की खासियत है दोस्तों, इस द्वीप पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है मिसिंग। क्या नाम है? मिसिंग जनजाति। और बात करूँ अगर इस जनजाति की दोस्तों, तो ये कहाँ पे निवास करती है? माजुली द्वीप पर। ये थी दोस्तों हमारी उत्तरी मैदान से संबंधित बात। इसी के साथ हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश समाप्त हो गया है। एक लाइन और ऐड कर लो दोस्तों, उत्तरी मैदानी प्रदेश में जो अनाज है, चावल है, गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट की खेती की जाती है। ये थी हमारी उत्तरी मैदानी प्रदेश से संबंधित बात। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें और चैनल को जितना हो सके उतना आगे दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।